नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज के इस किसान चैट रूम में मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड हल्द्वानी गौलापार के प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह मेहरा। नरेंद्र जी अपने क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। उनके सामने उस पे बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स रही हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका किसान ऑफ इंडिया में। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर मेरा आपसे सवाल है कि आपने किस तरह से भूगोल से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद टूरिज्म में आपकी डिग्री रही, तो किस तरह से फिर आपका खेती के जो सफ़र है उसकी शुरुआत हुई? एंड ऐसा कहा जाता है कि कोई जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को पेंटर, एक्टर या फिर राइटर कहूँ या फिर मैं फार्मर कहूँ तो वो नहीं बनाना चाहते। तो किस तरह से आपने एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड, एक अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी खेती किसानी का रुख क्यों किया? जी देखिए, मैं एक किसान पुत्र हूँ। कृषि और खेती किसानी से मेरा जन्म से रिश्ता रहा और मेरे को गांव का जीवन और किसानों का जो अपना एक काम करने का तरीका होता है बचपन से बहुत पसंद था। एजुकेशन लेना एक अलग चीज है, एजुकेशन लेने के बाद किसी काम को सही तरीके से करना एक दूसरी बात है। तो मेरा एक शौक रहा है बचपन से कि कृषि के क्षेत्र में आने के बाद मैं कुछ नया कर पाऊं जो लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। इसीलिए मैंने कृषि के क्षेत्र को चुना और कृषि के क्षेत्र से पहले मैं दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में भी रहा हूँ और आज भी उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और पर्यावरण, खेती और ग्रामीण जीवन, यह मेरा बचपन का एक शौक रहा है जिसे आज मैं जी रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। जी 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 जी। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जी हाँ सर प्लीज कंटिन्यू। जी, जहाँ तक आपने कहा था कि किसान, कोई माँ बाप अपना, कोई पेरेंट्स अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। कारण ये रहा कि देखिए, भारत का किसान एक कर्मठ किसान रहा है और देश के आजाद होने के बाद भी हमारे देश के किसान कृषि के क्षेत्र में या किसान के जीवन में कहीं कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इसलिए शायद आज लोग नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा किसान बने, लेकिन वक्त आ गया है कि आज हमारे युवा ही और इस कृषि को एक नई दिशा देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी जी जी। मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दूं कि नरेंद्र सिंह मेहरा जी ने गेहूं की एक किस्म है वो इजाद की है जिसका नाम है नरेंद्र 09 और ये किस्म भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो सर ये जो किस्म है इसको विकसित करने का ख्याल आपको कैसे आया? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? जी देखिए, अगर मैं कहूँ कि हम लोग जब खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं वैश्विकता की ओर किसान भी अब भागने लगा है। कारण क्या है कि उसे भी पैसे की जरूरत है। हम देखते हैं कि किसान आज फसलों की खेती करने के बजाय नकदी फसलों की ओर जा रहा है, जैसे मैं फूलों की खेती या सब्जियों की खेती की तरफ जा रहा है। तो हुआ क्या कि हमने असंतुलित तरीके से खेती करना शुरू किया। लोगों ने गेहूं और धान बोने छोड़ दिए, सोयाबीन बोना छोड़ दिया और एकदम से दूसरी दिशा की ओर, टमाटर की खेती की ओर किसान बढ़ गए। एक दौर था, 2008-9 का दौर था। लोग यहाँ पर लाल क्रांति में कहूँगा, एक टमाटर की क्रांति आ गई थी। लोगों ने टमाटर इतना अधिक बोना शुरू कर दिया था कि लोग मतलब गेहूं को लगभग किसानों ने बोना छोड़ दिया था। उससे दो चीजें प्रभावित होती, एक तो अन्न का संकट पैदा होता और उसके साथ साथ और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एक प्रकार से जो उसका जो स्ट्रॉ होता है, भूसा होता है, वह पशुओं के लिए आहार होता है, उसकी कमी होती। तो मुझे लगा कि हमें अपने खेतों को मतलब बैलेंस तरीके से खेती करना चाहिए। जैसे सोयाबीन भी हो, धान भी हो, फसलें भी हो, सब्जियां भी हो,
तो अगर हम एक दिशा की ओर भागेंगे तो कहीं न कहीं दुष्परिणाम आएँगे। तो गेहूँ को लोगों ने बहुत कम बोना शुरू किया था। उसी वक़्त मैंने प्रयास किया था कि मैं गेहूँ की खेती करूँगा, और मैंने जब गेहूँ की खेती शुरू की तो उसमें मैंने एक लेट वैरायटी को चुना था जिसका नाम था RR21। RR21 एक बहुत अच्छे किस्म का गेहूँ था, और उसी गेहूँ में मुझे एक विशेष प्रकार की एक बाली मिल गई थी, और जिसे मतलब शौकिया तौर पे मैंने उस बाली को कलेक्ट कर लिया और उसको बीज बनाना शुरू किया। शुरुआती दौर में उसको क्यारी में बोया, क्यारी में बोने के बाद कुछ बीज पैदा हुए तो अपने उन किसानों को दिया जो प्रगतिशील तरह के किसान होते हैं, जिनमें कुछ करने का कुछ जज़्बा होता है। तो उन किसानों ने उस बीज को बोया तो धीरे-धीरे लगा कि उस बीज में कुछ अनोखापन है, कुछ नयापन है। लोगों ने उसको सराहा, और जब धीरे-धीरे वो आप जैसे मीडिया के सामने आया और उसके बाद अधिकारियों के सामने आया, वैज्ञानिकों के सामने आया, तो धीरे-धीरे उस गेहूँ को एक प्रकार से मान्यता मिलने लगी, और देखते ही देखते एक दौर ऐसा आया, 2009 की ये बात है, इसीलिए मैंने उसका नाम 09 रख दिया था। और उसके बाद 2017 के आसपास उस बीज को कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट के माध्यम से फिर उसको एक प्रकार से किसान के नाम पेटेंट कराने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। एक 4 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद अंततः मुझे सफलता मिली, और उस गेहूँ को उत्तराखंड का शायद पहली बार कोई गेहूँ किसी किसान के नाम पेटेंट हुआ। आज उस गेहूँ को एक प्रकार से मेरे नाम रजिस्टर्ड हो चुका है, और कई जी। किसान, बहुत दूर-दूर के किसान उसको लेने आते हैं। उस गेहूँ में जी। कुछ ख़ासियत हैं, जैसे उसका जी। स्वाद बहुत अच्छा है, उसका उत्पादन बहुत अच्छा है, उसका भूसा बहुत अच्छा होता है, और साथ-साथ जब बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो गेहूँ गिरता हुँ। नहीं है। तो इन जी। सब खूबियों के साथ-साथ उसे मैंने उत्तराखंड के कई अन्य जिलों हुँ। में भी बोया है, जैसे उसको हमने चमोली में बोया है, ग्वालदम में, हुँ। उसको हमने नैनीताल जिले के मझिड़ा अनुसंधान संस्थान में बोया, पत्रकार विश्वविद्यालय में हुँ। बोया। हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान में तब उस जब गेहूँ को बोया गया, तो हुँ। सारी जगहों से एक प्रकार से बहुत सकारात्मक परिणाम आने लगे, और जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मतलब एक उपलब्धि मैं उसे समझ रहा था, लेकिन तब तक उसका कोई रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा था नहीं। लेकिन अंततः 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा उस गेहूँ को मेरे नाम एक प्रकार से पेटेंट हो चुका है, और मैं इस उपलब्धि को अपने साथ-साथ अपने उत्तराखंड के प्रत्येक किसान की उपलब्धि मानता हूँ। जी, जी, जी। जैसे कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, वो कई तरह की जो किस्में हैं, वो इज़ाद करते लेते हैं। लेकिन एक फार्मर से अच्छा किसानी को कोई नहीं समझ सकता, और आपने खुद इतने सालों की मेहनत का आपका नतीजा है ये। किस एंड सर, आपने हल्दी की खेती में भी आपने प्रयोग किए हैं, और आप उसके लिए भी उत्तराखंड में जाने जाते हैं। तो उसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको ज़रा बताइए। देखिए, जहाँ तक मैं उत्तराखंड में हल्दी की बात करूँगा, तो उत्तराखंड में हम लोग जो हल्दी बोते हैं, उसको इतना कम बोते हैं कि हम अपने मसाले तक उसका इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन हमने कभी जी। उसे लार्ज स्केल में करने का कोशिश नहीं की। लेकिन मैं मानता हूँ, हमारे उत्तराखंड की जो यहाँ की लोकल हल्दी जिसे हम कहते हैं, स्थानीय हल्दी जो है, उसका अपना हुँ, हुँ। एक अलग मेडिसिन उसकी मतलब उसकी क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने भी एक प्रकार से जो मुझे एक बिल्कुल एक नया पौधा मिला था, उसको मैंने जिज्ञासावश रोप दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उस पौधे के साथ मैंने जो एक नया अपना प्रयोग किया, उसको मैं रिंग पिट मेथड कहूँगा। एक हम गन्ना भी लगाते हैं, तो रिंग पिट मेथड में लगाते हैं, एक गोल सा रिंग बना लिया जाता है, गड्ढा बना लिया जाता है। उस गड्ढे में कंपोस्ट और खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद या अन्य-अन्य किस्म के खादों के साथ-साथ जो हम वेस्ट डिकम्पोज़र बनाते हैं, कुड़ाप जल तैयार करते हैं और जीवामृत तैयार करते हैं। इन चीज़ों को समय-समय पर जब-जब पौधे को पानी की ज़रूरत पड़ी, तब-तब मैं तरल के रूप में इन चीज़ों को उसे देता रहा, और मुझे विश्वास भी नहीं था कि अगर हम जैविक पद्धति से इस तरीके से कुछ काम को करेंगे, तो एक इतनी बड़ी सफलता मुझे मिल पाएगी। और वास्तव में जब उसको 1 साल के अंतराल के बाद जब उसको खोदा गया, तो एक अप्रत्याशित रूप से उसका वज़न था 24 से 25 किलो तक उसका वज़न था, और जिसको देखने के लिए दूर-दूर से लोग आए। और आज वह भी एक प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड में गया हुआ है। मैं बहुत जल्द शायद आप लोगों को एक खुशी मिलने वाली है कि यह रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने को जा रहा है। ये मेरी उन सब व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जैविक खेती की ओर आएँ, और निश्चित रूप से जब हम जैविक खेती की ओर आएँगे, तो जो एक हम लोगों के साथ एक भ्रम था कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो उत्पादन में कमी आएगी। लेकिन आज मैंने इस मिथक को तोड़ दिया है। अगर हम ईमानदारी से जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने देखने को मिलेंगे।
सच जब आपने यहाँ पे जैविक खेती का आपने ज़िक्र किया, तो किस तरह से जैविक खेती को लेकर लोगों की एक तरह की सोच है कि इससे उत्पादन कम होता है या फिर इससे आगे आने वाले समय पे हमारा जो खाद्यान्न जो संकट है वो उत्पन्न हो सकता है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? जी, मैं एक बात बताऊँ, दौर मेरे ख्याल से ये आज से 70 साल पुरानी बात हो गई होगी लगभग, सन 60 का दशक रहा होगा। उस दौर में हमारे देश में अन्न की बहुत कमी होने लग गई थी और देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था और उस समय सरकार ने एक नारा दिया था अधिक अन्न उपजाओ, और उस वक्त हम लोग अपने विदेशों पर आश्रित थे। अनाज विदेशों से आयात किया जा रहा था। तो सरकार ने एक तरह से ये कहिए कि प्रेशर किया। मैं तो कहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले इफ़को सामने आया। इफ़को को ज़िम्मेदारी दी गई कि भाई इस देश में अधिक अन्न कैसे उपजाया जाएगा। तो इफ़को ने प्रयास किया, एनपीके, यूरिया, डीएपी, केमिकल और मतलब रासायनिक खादों का एक प्रचलन आया और उस प्रचलन ने एक इतना एकदम से हरित क्रांति को लेके आया कि अन्न का उत्पादन एकदम से हमारे देश में बहुत अधिक बढ़ने लगा। गेहूँ में तो आप ये कहेंगे कि 3 गुना अधिक अन्न उपजने लगा। उसी तरीके से देश में हरित क्रांति जब आई तो हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं रही। तो अब किसान अधिक अन्न उपजाने के लालच में उसने अपनी इस जमीन को बिल्कुल इतने अंधाधुंध और अनियंत्रित तरीके से हमने उन खादों का, उन रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे हमने अपने वातावरण को भी खराब किया, हमने अपनी भूमि को खराब किया और उससे उत्पन्न होने वाले जो भी अनाज है, उस अनाज को भी हमने जहरीला पैदा कर दिया, जिसके दुष्परिणाम आज आप सभी लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां आप देखते हैं कि छोटी-छोटी एज में लोगों को होने लग गए हैं। यहाँ तक अगर कहें तो सेनाओं में तक जो हमारे सेनाओं में जो मेडिकली फिट होके जब हमारी सेनाओं में लोग जाते हैं, उसके बाद वहाँ जाने के 4 साल बाद, 10 साल बाद लोगों को आप देखते हैं कि मेडिकली अनफिट होके वहाँ से लौट रहे हैं। तो उसका सबसे बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ा। तो मेरा मानना है कि यदि हम इस ओर लौटेंगे, जैविक खेती की ओर हम लौट के आएँगे और जैविक खेती का मतलब होता है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए बिना जिस अन्न का उत्पादन करेंगे, उसको हम प्राकृतिक खेती कहें या जैविक खेती कहें या जहर मुक्त खेती कहें, इस तरीके से हमें लौटना पड़ेगा। और जहाँ तक लोगों का एक मानना है कि यदि हम रासायनिक खेती करेंगे तभी हम बहुत अधिक अन्न को पैदा करेंगे और अगर हम जैविक खेती की ओर बढ़ जाएँगे, तो देश में एक प्रकार से बहुत बड़ा खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए, हम लोगों को अपनी आदतें सुधारनी होंगी, हमें शुद्ध अनाज पैदा करना है और अपने देश की जनता को भी शुद्ध अनाज देना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हम बिल्कुल निश्चय करें, मैं मानता हूँ 3 साल धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस साल हम जैविक खेती करना शुरू करें, अगले साल ही हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग बहुत अच्छी जगह आएँगे। और आज मेरा मानना है कि जैविक खेती की ओर अगर हम बढ़ना बहुत नितांत आवश्यक है और कल की ज़रूरत है। यदि हमें अपने भविष्य को जिंदा रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को जीवित रखना है, अपने पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है, तो निश्चित रूप से किसान बंधुओं को जैविक खेती की ओर बढ़ना ही होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक साथ जैविक खेती की ओर बढ़िए, लेकिन धीरे-धीरे प्रयास कीजिए। लोगों के लिए एक प्रकार से उनको आप जागरूक करने की ज़रूरत है। इसमें किसान अकेला नहीं है, इसमें किसान के साथ-साथ आप जैसे लोग जो आज पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं, आप लोगों का सहयोग है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग इसमें चाहिए, पढ़े-लिखे लोगों का सहयोग चाहिए। एक समाज का एक, मैं कहूँगा एक प्रकार से मुहिम होनी चाहिए, एक जन आंदोलन होना चाहिए जैविक खेती के लिए। जिस दिन ये शुरुआत हो जाएगी और उस दिन मैं मानता हूँ कि जैविक खेती एक स्थिर और टिकाऊ खेती होगी। जी। एंड मैं अपने यहाँ पे व्यूअर्स को एक और चीज़ बता दूँ कि नरेंद्र सिंह मेहरा जी पहाड़ी क्षेत्रों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और जैविक पद्धति से गन्ने की खेती को वो आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसी दिशा में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पे उन्होंने जो काम किया है, वहाँ पे पहले जो एक तरीके से गन्ने की खेती धीरे-धीरे कम हो गई थी। 300 साल पुराना उसका इतिहास था, क्या था, कैसे था, कैसे नरेंद्र सिंह मेहरा जी उस क्षेत्र में गन्ने की खेती को फिर से रिवाइव करने का काम कर रहे हैं, उस पर नरेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि कैसे
वहाँ पे आपको इसकी जानकारी ली और इसके दिशा में आपने कौन-कौन से स्टेप्स उठाए? जी, मेरे लिए वह बहुत आश्चर्यजनक पल था जब मुझे पता चला कि पिथौरागढ़ जनपद में भी कभी गुड़ बनाया जाता था, गन्ना लगाया जाता था और गन्ने की खेती होती थी। और धीरे-धीरे अब वह जो है वहाँ पे एक जो वहाँ की एक मैं ये कहूँगा परंपरा थी या वहाँ की एक छोटा-सा उद्योग था, वह संकट में आ गया था। जब मैं उस पे फिर हम लोगों ने कोशिश की कि वास्तविकता जानने के लिए, तो हमें पता चला कि वास्तव में बहुत पुराना इतिहास रहा है। लंबे समय से पिथौरागढ़ जिले में गन्ने की खेती की जाती थी। लेकिन इस समय वह लड़खड़ा रही थी। तो मेरा मानना ये होगा कि मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूँगा गन्ना विकास विभाग जो हमारा उत्तराखंड का है और जिसके इसमें वर्तमान में गन्ना आयुक्त महोदय हैं, हंसादत्त पांडे जी हैं, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने कोशिश की अपने एक विभाग की एक डॉक्टर को उन्होंने वहाँ पर एक प्रकार से सर्वेक्षण के लिए भेजा, रीना नौरिया उनका नाम है। नौरिया जी वहाँ पर गई, उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने पाया कि अगर वास्तव में पिथौरागढ़ को एक बार फिर से उनको सहयोग दिया जाए तो वहाँ के किसान गन्ने की खेती को कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में फिर मेरा भी बड़ा लगाव रहा और मेरे को पिथौरागढ़ जाने का एक मौका मिला और हम लोग पिथौरागढ़ गए। और जब वहाँ का रिस्पॉन्स हमें मिला, वहाँ के किसानों का जो जज्बा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया जा रहा है। जो फोटो में देख रहे हैं आप, इसी विधि से हम लोगों ने पिथौरागढ़ में जाने के बाद एक ट्रेंच विधि और रिंग पिट विधि से उनको गन्ना लगाने का एक तरीका सिखाया। और जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूँ कि पिथौरागढ़ के किसान गन्ने की ओर बढ़ के जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, जब हम जैविक विधि से गन्ने को तैयार करेंगे तो उससे पैदा होने वाला, उससे जो हम जो गुड़ को बनाएंगे या राब बनाएंगे या उसका हम ये सिरका बनाएंगे, तो ये जो होंगे एक प्रकार से बिल्कुल जैविक होंगे और इनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या हमारी वैश्विक बाजार में एक विशेष प्रकार से इसका आपको विशेष मूल्य मिलेगा। तो इसमें वैसे मैं कहूँगा कि गन्ना जो है अपने आप में एक वर्ष की फसल होती है और इसको जैविक विधि से करना एकदम से बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। गाय का गोबर, गोमूत्र और नीम की पत्तियों के माध्यम से, और साथ-साथ हम लोग इसमें हींग का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम पंचगव्य बनाते हैं और जीवामृत बनाते हैं, घनजीवामृत बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इन चीज़ों का जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एक प्रकार से इतनी ज़बरदस्त पैदावार होती है जो हमारे रासायनिक गन्ने से भी अच्छी होती है। आज गन्ना विकास विभाग इतना संजीदा हो चुका है इस दिशा में कि उनका एक प्लान बन गया है कि क्यों न हम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद को बिल्कुल गन्ने के लिए एक प्रकार से गन्ने का जैविक प्रदेश बनाने के, हमारा पांचवा जिला होगा, उत्तराखंड का 5वां जिला पिथौरागढ़ होगा गन्ने के लिए। तो ये एक हमारा प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि हम इस प्रयास में जरूर सफल होंगे। हाँ, लोगों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय जरूर है कि पहाड़ में गन्ना थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन इसके परिणाम 1 या 2 साल बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सर, अभी यहाँ पे आपने जिक्र किया पहाड़ी क्षेत्र में गन्ने की खेती, और जब आपने शुरू की थी गन्ने की खेती, वो दौर था जब आपके क्षेत्र यानी कि गौलापार के करीबन 90% किसान गन्ने की खेती छोड़ चुके थे, लेकिन आपने उसे एक चुनौती के रूप में लिया। शुरू में क्या कुछ समस्याएं आई और कैसे आपने हर एक उस चुनौती को फेस किया और एक हल निकाला? देखिए, जिस तरीके से हम लोग, मैं अभी इससे पहले भी मैंने कहा कि हम लोग एक अलग दिशा की ओर भाग जाते हैं, उसी तरीके से गन्ने का एक कई कारण हो सकते हैं किसानों के छोड़ने के लिए। एक तो जंगली जानवरों का नुकसान भी हो सकता है, दूसरा जो हमारी चीनी मिलें थी वो इतनी बीमार थी कि वो हमारे किसान के गन्ने को सही तरीके से उठा नहीं पा रहे थे, किसान बहुत परेशान थे। तो हम लोगों ने कई किसानों से बातचीत की, चलिए हम एक नया काम करते हैं कि गन्ने की खेती को बंद नहीं करना चाहिए, हमें उसे फिर से शुरू करना चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करें कि हम लोग अपने ग्रुप बना लें। 10 किसानों का एक ग्रुप, 10 किसानों का एक ग्रुप, इस तरीके से हम अगर अपने ग्रुप बना लेंगे, उन ग्रुप के बीच में एक छोटा सा हम एक यूनिट लगा लें गुड़ बनाने की, जिसमें जैविक गुड़ बनेगा। ये सोच के साथ हम लोग आगे आए। तो मेरा मानना है कि अब बहुत किसानों ने शुरू कर दिया है, कम सही। ये समझिए, मान लीजिए कोई किसान 4 कुंटल ही बना ले, कोई किसान 10 कुंटल बना ले, कोई 5 कुंटल बना ले, सब लोग मिलजुल के बनाएंगे, एक अपना मतलब एक हमारा संगठन हो जाएगा। या हम लोग उसको ये क्लस्टर के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जब हम आगे आएंगे
तो मुझे पता है आज जब से कोरोना इस देश में आया था उसके बाद से लोगों ने अपने खान-पान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आज भी लोग चीनी की अपेक्षा गुड़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ गुड़ से हम कई किस्म के उत्पाद बना सकते हैं। जैसे हम जैविक गुड़ तैयार करेंगे, अभी मैं बता रहा था कि हमारे पास राब बनेगी और उसके अलावा सिरका बनेगा। कई-कई चीज़ें हम गुड़ से बना सकते हैं और इसके साथ-साथ हम एक प्रकार से एक नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, गन्ने की जैविक नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसकी डिमांड आज पिथौरागढ़ में इतनी ज़बरदस्त डिमांड नर्सरी मतलब जैविक गन्ने की आ रही है। उस तरीके से लोगों में एक नया मतलब एक नए उत्साह के साथ लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग नर्सरी से गन्ने को खेत में ले जाते हैं, तो उसमें रोग और व्याधियाँ बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। और जब हम लोग परंपरागत तरीके से गन्ना लगाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आपको मैं बताऊँगा, पहले जब हम रासायनिक तरीके से गन्ने की खेती करते थे, 1 एकड़ गन्ना लगाने में हम 40 कुंटल गन्ने को खर्च करते थे। आज जिस तरीके से हम गन्ने को लगा रहे हैं, रिंग पिट कहें या ट्रेंच विधि कहें, और या जो हम एकल आँख विधि हम जिसे कहते हैं कि सिंगल बड सिस्टम से हम जब गन्ने को लगा रहे हैं, तो 2.5 कुंटल गन्ने से हम लोग 1 एकड़ गन्ने को बड़े आराम से लगा सकते हैं और उसको जैविक तरीके से उसकी बहुत अच्छी तरीके से देख-रेख कर सकते हैं। और गन्ने में के साथ एक चीज़ और है, यदि हमें गन्ने का बहुत अच्छा उत्पादन लेना है, तो हमें ये जो आज टपक सिंचाई विधि है, टपक सिंचाई विधि गन्ने के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। हम टपक सिंचाई विधि से अगर गन्ने की सिंचाई करेंगे, तो पानी की भी हम बचत करेंगे। तो मैंने इसको चैलेंज माना और आज मैं मानता हूँ कि धीरे-धीरे लोग फिर गन्ने की ओर आएँगे और निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत छोटे-छोटे किसान हैं, उनको कहीं न कहीं इस दिशा में लाभ ज़रूर मिलेगा। जी। ऐसा जैसे अभी जैविक तरीके से गन्ने की खेती के क्या-क्या फ़ायदे हैं? एंड लोगों का ये भी सोचना है कि गन्ने की खेती की सिर्फ़ अगर आपको उसकी अच्छी पैदावार लेनी है, तो उसके लिए डीएपी, यूरिया ये सब आप डालिए, लेकिन नहीं, जैविक तरीके से भी किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या टिप्स होंगे? देखिए देखिए, जब हम जैविक तरीके से गन्ने की खेती करने के लिए ओर बढ़ते हैं, तो हमें गाय का गोबर, गौमूत्र और नीम, ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा आज गन्ना विकास विभाग भी हमें जैसे ब्यूवेरिया वेशियाना दे रहा है और अन्य जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, कई ऐसी चीज़ें दे रहा है, ट्राइकोकार्ड हमें दे रहा है, तो जिससे हम अपनी रोग और व्याधियों को लगाते समय ही कई तरह मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जो अभी मैंने बताया था आपको, ये जीवामृत बनाते हैं, घन हाँ, जीवामृत बनाते हैं और जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि आपको वर्मी कंपोस्ट है, तो ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें जैविक खेती में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे और जो बहुत आसानी से बनाई जा सकती हैं। और अभी मैं आपको बताऊँगा एक कुणाप जल होता है, कुणाप जल का मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुणाप जल को हम इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की 12-14 वनस्पतियों की पत्तियों को लेकर हुँ, उसमें गुड़ मिलाकर, उसमें बेसन मिलाकर औ और उसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम जब उसके अर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमारे लिए 2 तरीके का काम होता है। एक तो वह कीटरोधी भी होता है, उसके साथ-साथ वह हमारे लिए एक प्रकार से टॉनिक का भी काम होता है। तो मेरा मानना है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपने हाथ से करके इसका हुँ, लाभ ले सकते हैं। ये ज़रूर है कि इनको करने में समय ज़रूर लगता है। यदि हमें कोई जैविक खाद तैयार करनी है, तो किसी में 15 दिन लगेंगे, किसी में 2 महीने लगेंगे, किसी में 21 दिन लगेंगे, समय ज़रूर लगेगा। लेकिन धीरे-धीरे जब हम उन चीज़ों में लौट के आते हैं, तो हमें काम करने में आनंद भी आएगा और उसके परिणाम जब हम देखते हैं, तो उससे अन्य किसान भी करने के लिए प्रेरित होते हैं। जी। एंड सर अभी जैसे कि आपने ज़िक्र किया पिथौरागढ़ की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे जैविक खेती तरीके से गन्ने की खेती को, तो इससे वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ का जो युवा है, उसके लिए रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे। तो जी। ये चीज़ जो है किस तरह से संभव होगी? जी देखिए वहाँ पर हम जब गए थे, कई परिवारों में आज की तारीख में भी गुड़ बन रहा है। लेकिन वो अलग बात है, बड़े-बड़े आपने कोल्हू देखे होंगे, ऐसे बड़े कोल्हू नहीं होंगे। छोटे कुटीर उद्योग के रूप में बन रहे हैं। छोटी कढ़ाइयाँ हैं, छोटी मशीन है और वो एक दिन में कम से कम 1 कुंटल या 2 कुंटल मतलब लीटर, 100 लीटर या 200 लीटर गन्ने के रस को मशीनों से निकाल ले रहे हैं और अपने घर में भट्टियाँ बनाकर उसका गुड़ तैयार कर रहे हैं। कुछ किसान बहुत अच्छी कीमत पर पिथौरागढ़ के गुड़ को बेच रहे हैं और उसके बाद अभी जब हम वहाँ गए थे, तो मुझे कुछ युवा मिले
उन युवाओं का मानना है कि क्यों न हम पिथौरागढ़ में अन्य जगहों पर मतलब नर्सरियां तैयार करें, गन्ने की ऑर्गेनिक नर्सरी तैयार कर वो पिथौरागढ़ जनपद को एक विभिन्न प्रकार के जो हमारे नए नए बीज अब आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले पिथौरागढ़ में बहुत पुराने जमाने के बीज इस्तेमाल हो रहे थे, बहुत पुराना गन्ना इस्तेमाल हो रहा था, जिसके बारे में हमें चीनी की कितनी मात्रा है या कितना उसमें शुगर है, कितना उसका गुड़ बन सकता है, ये सब चीजें पता नहीं थी। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, हमारे वैज्ञानिकों ने इतने अच्छे अच्छे किस्म के गन्ने कि एक विकास खंड में एक युवा भी अगर अपनी एक नर्सरी खड़ी करता है तो निश्चित रूप से वहां के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और वहां पर जो कुटीर उद्योग हमारे बंद होने को जाते थे वह कुटीर उद्योग खुलेंगे और खुलने के बाद कहीं न कहीं वहां पर एक नई शुरुआत होने को जा रही है। जो उत्साह हमने देखा है उससे लगता है कि वास्तव में पिथौरागढ़ का गुड़ कुछ समय बाद हमारे देश में एक जैसे अल्मोड़े के बाल हम कहते हैं उसी तरीके से पिथौरागढ़ का गुड़ भी कहीं न कहीं अपने लिए एक विशेष स्थान बनाने जा रहा है। जी, जी, जी। जी सर, अभी अब हम आते हैं एक और चीज़ पे, वो है वर्मी कंपोस्ट। तो मैं अपने यहाँ पे व्यूअर्स को बता दूँ कि आपका कोई सवाल है जैविक खेती को लेकर, गन्ने की खेती को लेकर, हल्दी से जुड़ी हुई कोई भी आपकी कोई भी सवाल हो जो आप नरेंद्र सिंह मेहरा जी से पूछना चाहते हो, वो आप हमें भेज सकते हैं। आगे भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे नरेंद्र सिंह मेहरा जी से कि वो आए हमारे शो पे और आपके सभी सवालों का जवाब दें। सर, अगला मेरा आपसे जो सवाल है वो वर्मी कंपोस्ट को लेकर है कि जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट के क्या फायदे हैं? जी, अगर मैं वर्मी कंपोस्ट की बात करूं, वर्मी कंपोस्ट तो अब कुछ वर्षों से हम उसको अपने द्वारा बनाना शुरू किया है, लेकिन केंचुआ हमारा एक ऐसा मित्र है जो युगों से जब से हमने खेती करना शुरू किया होगा तब से लेकर आज तक केंचुआ हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट बनाता जा रहा है। लेकिन अब हमारे जो कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने अवशिष्टों का जैसे भूसा है, पुआल है, पेड़ की पत्तियां हैं, इनको जलाने के बजाय इनसे हम गोबर में मिलाकर किस तरीके से केंचुओं के माध्यम से एक प्रकार से खाद बनाएं। तो जब से ये बनना शुरू हुआ तो इससे खेती में एक आशातीत परिवर्तन देखने को मिला। ये समझिए कि केंचुए की खाद को जब हम खेतों में डालते हैं तो उसका एक विशेष प्रकार से ही उनका रंग और रूप से पता चल जाता है, उसकी फसल के कलर से पता चल जाता है कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट सामने आ रहा है। जी, जी। एंड सर, वर्मी और कंपोस्ट दूसरी बात यह है कि जो केंचुए की खाद है इसको हाँ। जी, मैं बता रहा हूँ, मैं देखिए ना वर्मी कंपोस्ट को हम दो तरीके से भी डाल सकते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि हम इसको जिस तरीके से ये बुरबुरी मिट्टी की तरह होता है, इसको हम खेतों में अपने फसलों में मिला लेते हैं, जमीन के अंदर मिला के डाल देते हैं। इसका एक तरीका और हमने निकाल दिया है, यदि हम 2 किलो वर्मी कंपोस्ट ये पाउडर मतलब जो उसका वो होता है वर्मी कंपोस्ट होता है, डस्ट होती है, उसको 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ के साथ 4 दिन तक या 6 दिन तक एक ड्रम में घोल लेते हैं। उसके बाद फिर उसे कपड़े से छानने के बाद उसका जब स्प्रे हम करते हैं ना तो वो हमारी फसलों को भी एक प्रकार से टॉनिक का काम करती है। जिस तरीके से पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से उससे जो तत्व उसके अंदर पोटाश होता है और उसके अंदर सोडियम होता है, कई चीजें जो हमारी फसलों को चाहिए, जितने तत्व हमारी फसलों को चाहिए वो सब हमें उसमें मिल जाते हैं। फास्फोरस होती है, पोटाश होता है और उसमें आयरन भी होती है, कई चीजें होती है। तो हमें जब पौधे को तो उस तरीके से अगर जब हम उसको स्प्रे के रूप में अपने बड़े पौधों को देना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से टॉनिक का काम करते हैं, जिसको हमारे किसान भाई कहते हैं कि टॉनिक कहते हैं, तो टॉनिक का भी काम करती है। तो वर्मी कंपोस्ट का जैविक खेती में बहुत बड़ा स्थान है और अगर हम जैविक खेती की बात करें और वर्मी कंपोस्ट को भूल जाए तो यह मतलब असंभव होगा। वर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा योगदान जैविक खेती के लिए है। आंसर किस तरह से वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय जो है वो युवाओं के लिए और खासतौर पे महिलाओं के लिए एक स्वरोजगार देने का एक मादा रखता है? जी, देखिए, मैं एक किसान हूँ। अगर मैं वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में या अपने प्लॉट में तैयार करता हूँ तो मेरा मकसद व्यवसाय से नहीं रह जाता है, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं अपने लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार करूंगा
और उसको बिना बाजार की अगर हम वर्मी कंपोस्ट को एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं तो उसके क्या फायदे होंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां बनती हैं। आज हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर आज की तारीख में भूसा 1100-1200 रुपए कुंटल हो चुका है, पुआल मिल नहीं रही है। यानी कि जो रॉ मटेरियल है ना, वो रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय के लिए बनाना शुरू करेंगे तो हम बाजार से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसी काम को जब हम मेरठ में करते हैं, मुजफ्फरनगर में करते हैं या गाजियाबाद में, नोएडा की तरफ करेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है कि हमें गोबर भी कभी कभी तो फ्री में मिल जाता है, और हमें जो पराली होती है या भूसा होता है या जो रॉ मटेरियल होता है वो हमको बहुत कम पैसों में मिल जाता है। तो वहां पर जब हम इस काम को करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं व्यवसाय की तरह जुड़ जाता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज भी जो हमारे देश की कृषि है उसको इंडस्ट्रीज का दर्जा नहीं मिला है। जिस दिन कृषि को इंडस्ट्रीज का दर्जा मिल जाएगा उस दिन हम गांव में जो भी काम करेंगे किसान को उसका फायदा होगा। देखिए हम गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन हम गेहूं पैदा करके गेहूं बेच देते हैं। क्या किसानी करना अनाज को पैदा करो और मंडी में बेच दो, ये तो किसानी नहीं है ना। आज किसानी के मूल्य बदल रहे हैं, उनके सिद्धांत बदल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब हम गेहूं पैदा करना किसान जानता है ना, तो गांव में यूनिट होनी चाहिए छोटी छोटी, जिसमें हमारे समूह का उसमें समूह जुड़े हुए हों। जैसे मान लो मैं गेहूं का काम करता हूं, तो मैं गेहूं के 4 उत्पाद तैयार करूंगा। मेरा आटा तैयार होगा, मेरा मल्टीग्रेन तैयार होगा, मेरा दलिया तैयार होगा, सूजी तैयार होगी, मैदा तैयार होगा। तो वो उसको जब हम बाजार में बेचने जाएंगे तो उससे हमारे किसान को फायदा मिलेगा। उसी तरीके से जो जो चीज हम पैदा करते हैं उसको जब हम वैल्यू एडिट करना शुरू कर देंगे, उसका मूल्य संवर्धन करना शुरू कर देंगे, तो उस दिन किसान को फायदा मिलेगा। यह तब होगा जब हमें हमारी कृषि को इंडस्ट्रीज का दर्जा मिल जाएगा। अब जहां तक आपने बात की कि वर्मी कंपोस्ट से महिलाओं को क्या फायदा मिल रहा है, देखिए महिलाओं को हमारे पहाड़ों में जो महिलाएं होती हैं बहुत मतलब उनका श्रम बहुत जबरदस्त होता है। पहाड़ों में हमें पत्तियां बहुत मिल जाती हैं। तो इस तरीके से अगर महिलाएं अपना समूह बनाकर एक तरीके से वो वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, लेकिन उसका बाजार तय करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये भी तय हो जाना चाहिए ना कि अगर वर्मी कंपोस्ट हमारी ये महिला ग्रुप बना रही है, समूह बना रहा, तो इसको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट खरीदेगा। हॉर्टिकल्चर खरीदता है वर्मी कंपोस्ट। उसी तरीके से उनके बाजार की व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। अगर वो बनाने के बाद उनको हमारे यहाँ पर उनको मार्केट नहीं मिलेगा तो उनका बनाना बेकार जाएगा, लेकिन उनके हौसले टूट जाएंगे। आज मैं मानता हूँ उसी वर्मी कंपोस्ट को बड़े शहरों में लोग 80 रुपए किलो में खरीद रहे हैं, और उसी वर्मी कंपोस्ट को बेचने के लिए हमारे किसान को 10 रुपए किलो में बेचने के लिए भी धक्के। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से नरेंद्र सिंह मेहरा जी ने बताया कि जैविक खेती कितनी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ गन्ने की खेती में किन विधियों को, कौन-कौन सी बारीकियों को समझकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब एक बार और दोहरा दीजिएगा। जी, जी, मैं जी, सुन नहीं ज़रूर, पाया ज़रूर। पहले। जी, जी, जी। सर अभी जो आपने ये बताया कि किसानों को सिर्फ़ अपनी फसल को उपज लेकर उसको मंडियों में ना बेचकर उसमें वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। तो किसानों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो रहती है मार्केट की। अब हमने उत्पादन तो हो गया, अब आगे इसको किस तरह से पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा है वो मिले। तो कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो वो ले सकते हैं या उठाने चाहिए? जी जी, देखिए जब हमारे बीच से बिचौलियों की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी तो उसका लाभ हमें मिलना होगा। देखिए हम लोगों को एक नई तरीका और ईजाद करना है कि हम जो अपने उत्पाद तैयार कर रहे हैं, हमारे, मैं फिर ग्रुप की बात करूंगा कि हमारे पास ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो किसान से सीधे उपभोक्ता के बीच, किसान के खेत से उपभोक्ता की रसोई तक हमारा जब सामान जाना शुरू हो जाएगा, उससे दोनों लोगों को फायदा होगा। किसान को ये फायदा होगा कि उसे अपने उपज का उचित मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा, और उपभोक्ता को शुद्ध अनाज के साथ साथ शुद्ध उत्पादन के साथ साथ उचित मूल्य में उसे मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए जब किसान के
टमाटर मंडियों में 2 रुपए किलो बिकते हैं, तो हमारे उपभोक्ता मार्केट में उसे 20 रुपए किलो खरीदते हैं। अगर किसान अपने देखो, उपभोक्ता 20 में खरीदता है, किसान 2 में बेच रहा है, तो अगर हम अपने उपभोक्ता को उसी शुद्ध चीज को 10 रुपए किलो में मुहैया उसके घर पर करा देंगे, तो दोनों को लाभ होगा, किसान को भी लाभ होगा और उधर उपभोक्ता को भी लाभ होगा। इसके लिए फिर वही बात होगी, कहीं ना कहीं लोगों को बीच में आना होगा, कोई योजनाएं बनानी होंगी, क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश में केंद्र से इतनी बेहतरीन योजनाएं हर स्टेट के लिए जा रही हैं। अब उसको किस तरीके से, कैसे उसको लागू करना है और किस तरीके से किसानों को लाभ पहुंचाया जाना है, यह अब उनका विवेक पर डिपेंड करता है और किसान के उत्साह पर भी डिपेंड करता है। और मेरा मानना ये है कि बिचौलियों को बीच से गायब करना बहुत जरूरी होगा, तब किसान को उचित मूल्य मिल पाएगा। जी जी, मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कई युवक और किसान जैविक खेती के गुण सीखने के लिए नरेंद्र सिंह मेहरा जी के पास आते हैं और उन्हें वो बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उनसे रिक्वेस्ट करके वो हमारे साथ फिर से जुड़े और उनके सारे सवालों के जवाब दें। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह मेहरा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से खेती मुनाफे का सौदा हो सकती है और किसान अपना खुद ही मार्केट प्राइस जो है तय कर सकता है। तो आज के लिए इस किसान चैट रूम पे इतना ही। फिर किसी और प्रगतिशील किसान के साथ उनकी जर्नी को लेकर मैं आपसे फिर से मिलूंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।